हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर डी राज राव और मेरे साथ है दयाल सर। और हमारा डी और एफ ब्लॉक का लास्ट जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री बिल्कुल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज गुरु नीति का लास्ट एपिसोड कंप्लीट हो रहा है हमारा। हाँ, हालांकि वैसे ऑलमोस्ट इसको ऑर्गेनिक के साथ रखते हैं, लेकिन हमने ले लिया है इसको डीएफ के साथ में भी हाँ, याद करने वाला कंटेंट है वैसे। हाँ, याद करने वाला कंटेंट। लेकिन आप एनसीईआरटी से इसको इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री थोड़ा सा अच्छे से पढ़ ले, क्वेश्चन भी आते हैं। पर्टिकुलर फिक्स टॉपिक है, वहीं से आते हैं। पूरा चैप्टर में माथा पढ़ी करने की जरूरत नहीं है। जैसे एसिड रेन हो गया, या फिर फोटोकेमिकल स्मोक हो गए, क्लासिकल स्मोक हो गए, या फिर स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। इसके अलावा कुछ नहीं, सीधी सीधी क्वेश्चन आता है। एक ओजोन डिप्लेशन मान लो लास्ट। खैर वही बात अपने यहाँ करने वाले हैं। सबसे पहले अपन डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, और उसके बाद में एनवायरमेंटल के इसमें देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए सर, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन ए फेरस इज नॉट इक्वल टू दैट ऑफ। तो आप ये देखो, फेरस है Fe+2, इसका इलेक्ट्रॉनिक, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? आर्गन। आर्गन तक तो डी इलेक्ट्रॉन है ही नहीं ना, इसलिए मैं सीधा आर्गन तक ऐसे लिख रहा हूँ। 18 इलेक्ट्रॉन। फिर 3d5 6 4s0, क्योंकि इसका आयरन का होता है 3d6 4s2, एस वाले निकाल दिया, तो s के दो निकाल दिए। तो d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3d6 आ गए। तो ये हो गया d इलेक्ट्रॉन की बात करें तो d इलेक्ट्रॉन हो गए वो, जैसे n-1 हो या d इलेक्ट्रॉन 6 हो गए। कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखो किसके पास 6 नहीं है ये देखना है। तो सबसे पहले p इलेक्ट्रॉन ऑफ नियोन, तो अपने को ज्यादा कुछ नहीं करना, नियोन का कॉन्फ़िगरेशन देना है 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p। नियोन तक ही लेना अपने को, 10 तक। हाँ बिल्कुल मैं आर्गन तक पहुंच गया। तो ये हो गए नियोन। तो नियोन तक देखो, p इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो p इलेक्ट्रॉन नियोन में कितने? 6 हैं, मतलब ये तो सही है, इक्वल है। फिर मैग्नीशियम के s इलेक्ट्रॉन, तो इसी को आगे बढ़ा देते हैं, 3p6 2p6 और 3s2, ये मैग्नीशियम हो गया। अब मैग्नीशियम के पूछा है s इलेक्ट्रॉन, तो दो तो ये हो गए, दो ये हो गए, और दो ये टोटल हो गए 6, मतलब ये भी इक्वल है। अब बात करते हैं आयरन की। तो Fe+2 का लिखा है अपन ने, अगर मैं इसी को Fe का बनाना चाहूँ तो कोई फर्क नहीं है सर, ये दो आ गए वापस, तो डी में तो वही 6 रहेंगे ना, तो ये बात भी मेरी सही है। अब मैं बात कर रहा हूँ क्लोराइड है, तो क्लोरीन नहीं है, ये आपका यहाँ पे क्लोराइड है। तो 17 की जगह इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं 18, तो ये हो जाएगा 3p6। और p इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है सर, तो देखो 6 और 6 12 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये वाले इक्वल है नहीं है। तो आंसर मतलब सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस क्वेश्चन है। बिल्कुल सर, बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, और फिर आपको डी में इलेक्ट्रॉन इसके बराबर है सबका। बिल्कुल, कई बार ये पूछ लेता है नॉट इक्वल, और कई बार ये पूछ लेता है कि डी के इक्वल। तो पहले क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करना है। नेक्स्ट चले सर। बिल्कुल सर, देखिए निम्न में कौन सा आयन विलयन में रंगीन होता है? तो अपन सर एक नॉर्मल सी चीज कहते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कलर्ड है, ड्यू टू डी ट्रांजिशन। और अगर यही एफ ब्लॉक के लिए बात करें तो एफ ट्रांजिशन की अपन बात करेंगे। कई बार क्या होता है, कुछ स्पीसीज ऐसी होती है जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, उसके बाद में भी वो कलर्ड होते हैं, तो वहां रीजन आ जाता है अपना चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। लेकिन खैर अपन यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पे इसका हो गया कॉन्फ़िगरेशन ऑर्गन 3d10 for s0, इसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए जी, तो ये कलरलेस हो गया। बिल्कुल सर, ये कलरलेस हो गया। इसके इंडियम के बाद में आता है जस्ट टाइटेनियम, तो इसका होता है ऑर्गन है, फिर 3d2 और 4s2 होता है इसके इंडियम टाइटेनियम, लेकिन 4t+4 में जा रहा है तो ये दोनों निकल गए, ये भी कलरलेस, तो ऑर्गन बन गया, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ भी 0 हो गया। इसके इंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, तो वेनेडियम का एक्चुअली कॉन्फ़िगरेशन होता है ऑर्गन 3d3 4s2। अब अपने को दो ही निकालने हैं, दो निकाल दिए, वेनेडियम +3, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए 3, तो ये अपना कलर्ड हो जाएगा। वैसे इसका निकाल के देख लें, तो इसका हो जाएगा ऑर्गन 3d10 और 4 में जो एक था वो इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तो यहाँ पे भी सारे इलेक्ट्रॉन क्या है? पेयर्ड है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। ये देखो, जैसे सर ने बोला कि रंगीन देखना है, तो एक तो अपने को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं। हाँ। देखो, एक तो क्या होता है कि कलर का रीजन होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की परचेस, और एक होता है एमओटी से भी देखते हैं। हाँ बिल्कुल। तो एक एमओटी में जैसे मान लो ऑक्सीजन है, अब उसके पास क्या है, आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो कलरलेस होती है ऑक्सीजन। इसका मतलब है जैसे हेलोजन है, अब उनके पास क्या अनपेयर्ड नहीं है, फिर भी वो कलर्ड है। हाँ।
तो मतलब एमओटी उनके कलर को एक्सप्लेन कर देगी। और दूसरा एक आपका डीडी ट्रांजिशन हो गया, एक चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा हो गया, बिल्कुल जैसे KMNO4 है, हाँ K2 CR2 बिल्कुल सर। इसके अलावा जैसे मान लो कि अपन बात करें हेलाइडों की, जैसे डी ब्लॉक के हेलाइड ले लें, चाहे वो मरकरी के ले ले चाहे सिल्वर के ले लें, तो वो डायमैग्नेटिक है हमेशा, क्योंकि Ag+ में बनाएगा, उधर मर्क्यूरी भी मर्क्यूरस पोलराइजेशन से भी कलर आ जाएगा, तो वहां पोलराइजेशन से आ जाएगा। पोलराइजेशन तो से भी डी कलर ब्लॉक का का हेलाइडों में कलर जब पूछ लेता है, जब Ag वगैरह या फिर मरकरी वगैरह का, तो वो पोलराइजेशन की वजह से आता है। फजान रूल से देख लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो कलर के 4-5 रीजन हो गए। हाँ, तो यहाँ पर अपना डीडी वाला है। बिल्कुल सर, राइट। बस ये ध्यान रखना है, विदाउट लिगेंड के डीडी ट्रांजिशन भी नहीं होता है, स्प्लिटिंग भी कभी तो डीडी ट्रांजिशन भी नहीं होता, उसकी भी कंडीशंस है। हाँ, ये अपने बिल्कुल कोऑर्डिनेशन में इनसे बात की थी। फिर आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें, तो आयनाइजेशन एनर्जी में आपको ध्यान रखना है, आपने वैसे सबने बना रखी होगी ट्रिक नॉर्मली। फर्स्ट ग्रुप में तो आयनाइजेशन एनर्जी जो 13 ग्रुप है एक्चुअली, डी ब्लॉक का फर्स्ट हो गया, वैसे थर्ड ग्रुप हो गया सर, 13 क्या थर्ड ग्रुप, उसमें आयनाइजेशन एनर्जी नीचे जाने पर डिक्रीज ही होता है। लेकिन बाकी जैसे सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिर 11th में हो गया, तो ये अलग अलग है। जैसे अब ये अपना हो गया कौन सा 11th ग्रुप है, तो इसके लिए याद रखना है कि सबसे कम तो रहेगी 4D में, उससे ज्यादा रहेगी 3D में, और सबसे ज्यादा रहेगी 5D में। तो 4D का तो कौन आ गया सर, अपने Ag साहब, ये आ गए कॉपर और ये आ गया Au, तो अपना ऐसा आंसर हो जाएगा। 5D की ज्यादा होने का कारण है कि कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है, तो अपना थर्ड आंसर हो जाएगा। एक्सेलेशन नेक्स्ट, काफी शानदार क्वेश्चन से नाइट्रेट को अपन हीट कर रहे हैं। बिल्कुल सर, तो अपने को फाइनली पूछ रहा है, तो फाइनली तो सर ऑक्साइड मिलेगा। बिल्कुल। इसमें एक चीज ध्यान रखना है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, इनके नाइट्रेट को अगर आप हीट करोगे तो नाइट्रेट अगर इनका है तो वो नाइट्राइट में बदल जाएगा और सिर्फ कलरलेस ऑक्सीजन निकलेगी। अदर जितने भी हैं, जैसे कि मान लो कि लिथियम आ गया, या सेकेंड आ गया, डी ब्लॉक आ गया, पूरा पी ब्लॉक आ गया, ए ब्लॉक आ गया, अगर आप इनको हीट देते हो तो ये सीधे ऑक्साइड में जाएंगे, रेडिश ब्राउन कलर की गैस NO2 निकालेंगे, और आपका साथ में O2 भी निकालेंगे, कलरलेस गैस भी निकालेंगे, तो ये कलर्ड रेडिश ब्राउन, या इसको कई जगह येलोविश ब्राउन भी इसको ब्राउन देता गैस है। होती है, NO2 ब्राउन गैस है। तो अपन इसको एनवायरमेंटल में देखेंगे, ये जो NO2 होता है अपना, जैसे ट्रैफिक जैम होता है, N2 वैसे तो डायरेक्ट रिएक्शन करता नहीं है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ये टूटेगा नहीं। O2 के बीच में डबल बॉन्ड होता है, तो आपस में ऐसे जनरली ये रिएक्शन नहीं करते, लेकिन हाई टेम्परेचर पर ये अपनी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर रिएक्टिव हो जाती है, जैसे ये बॉन्ड टूटेगा। तो जैसे ट्रैफिक जैम लग गया, तो वहां जो गाड़ियों के स्पार्क प्लग होते हैं, तो उनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो वहां N2 और O2 रिएक्शन करके NO2 बना लेती है। तो ट्रैफिक नहीं होगा तो वो कम गाड़ियां हैं तो कम NO2 बन रहा होगा, लेकिन ट्रैफिक जैम में ज्यादा गाड़ियां हैं तो खूब NO2 बनने वाला है। इस वजह से कई बार ट्रैफिक जैम में येलो हैज देखने को मिलता है, उसका रीजन अपना ये NO2 ही होता है। बिल्कुल, साथ एनवायरमेंटल कर रहे हैं तो इसकी भी बात अपन कर लेते हैं। तो अपना ये क्या हो गया, सेकंड आंसर। आगे चले सर। बहुत ज्यादा हीट करने पर कॉपर ऑक्साइड, ठीक है बिल्कुल। NgCl2KX से ले लिया आपने, तो इसमें क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा एक। बिल्कुल सर, नेशनल रिएजेंट की अपन बात कर लेंगे। हां, 4 K2SgI4 का कॉम्प्लेक्स बनेगा। बिल्कुल सर, ये थर्ड आ जाएगा। ये कोऑर्डिनेशन भी इनसे बात कर चुके हैं। नेक्स्ट ले, ये भी एक डेटाबेस क्वेश्चन है, बस याद रखना है इनको, इनके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। जैसे अपन बात करें ग्रीन विट्रोल, तो ये होता है फेरस सल्फेट .7H2O, तो जिसमें 6 वाटर के मॉलिक्यूल तो एज ए लिगेंड होंगे और एक वाटर का मॉलिक्यूल इंटरस्टेशियल स्फीयर में होगा। तो अपना ये तो हो गया मैच R से। हां, ये तो R से। फिर ब्लू विट्रोल है, तो सबको पता है ये तो सर, कॉपर सल्फेट .5H2O, इसमें भी 4 वाटर के मॉलिक्यूल तो कॉपर +2 के साथ एज ए लिगेंड रहेंगे, एक इंटरस्टेशियल स्फीयर में जाएगा। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ काफी फेमस इसलिए है क्योंकि जब अमोनिया मिलाई जाती है तो ये स्काई ब्लू कलर का तुरंत डीप ब्लू कलर में चला जाता है। काफी शानदार क्वेश्चन बनता है यहाँ से, कोऑर्डिनेशन में एप्लीकेशन में आता है। बिल्कुल सर, तो ये मैच हो जाएगा अपना एस से। नीला तोता, हाँ बिल्कुल सर। विट्रोल, व्हाइट विट्रोल अपना हो गया जिंक सल्फेट, और इसके साथ भी 7H2O। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जिंक +2 में होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी 4 ही होनी है। तो ऐसी कंडीशन में 4 तो इसके वाटर के मॉलिक्यूल कहाँ जाएंगे एज ए लिगेंड,
और फिर वो इंटरस्टेशियल स्फीयर में रिमेन होती व्हाइट, ये तो जो व्हाइट विट्रोल है सफेद रंग का होता है, बिल्कुल ये सर। काफी आजकल सोल्ट है, बड़ा काम में आ रहा है, है। बिल्कुल सर। कोरोना में लोग खा रहे हैं खूब इसको, हाँ जिंक का आयन, इम्यूनिटी बूस्ट करने के हाँ, लिए, इम्यूनिटी बूस्ट अप का काम जिंक करता का है। काफी मेडिसिन में भी ऐड हो रहा है जी सॉल्ट। बिल्कुल। और नेशनल रिएजेंट अभी थोड़ी देर पहले अपन पढ़ चुके हैं, K2SG अमोनिया के अंदर जो सॉल्यूशन बनता है, बिल्कुल। अमोनिया के alkaline टेस्ट के solution। लिए इसमें अमोनियम अमोनियम का टेस्ट होता है। अमोनियम आयन का टेस्ट करते हैं तो वहां पे वो ब्राउन कलर का एक Right। कॉम्प्लेक्स बनता है, तो ये मिलन अपना बेस, जी बिल्कुल, आयोडाइड ऑफ मिलेन। आयोडाइड मिलन बेस बनता है। तो ये अपना अपना ये हो गया RSQP, पहला ही हो गया सर। पहला मतलब सर ये याद करने पड़ेंगे फॉर्मूला। हाँ क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी थी, ये तो बटरफ्लाई शेप में होता है सर। बिल्कुल सर, इनसे ये बात कर चुके हैं हम बटरफ्लाई कि आप सीधे सीधे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया करो। तो ऑक्सीडेशन इसे क्रोमियम मैक्सिमम 6 देता है, लेकिन इसकी तो 10 आ रही है, इसका मतलब यहाँ प्रोक्सी लिंकेज है। और काफी फेमस क्वेश्चन है ये, बटरफ्लाई लाइक इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो इसकी वजह से +1 आ गया, 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 इसकी वजह से +2 आ गया, तो टोटल ये हो गया +6 में। तो क्रोमियम यहाँ +6 में रहेगा। और ये सर ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर का सॉलिड, और रीजन रहता है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन तो यहाँ जीरो होता है। राइट, इसमें भी ये रीजन होता है। बिल्कुल सर। एफ का एक आपको पूछा है, सामान्य जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पूछा है। बिल्कुल सर, आप हमेशा ध्यान रखो, अपन सिंपल सी बात कर लेते हैं। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन NP में जाता है तो वो हमेशा ही p ब्लॉक का है, कुछ सोचना ही नहीं है। लेकिन अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन NS में जाता है तो वो एस ब्लॉक, तो वो S का हो सकता है, वो D का हो सकता है, वो F का हो सकता है। 3 कंडीशन आ जाएगी, क्योंकि जो NS होता है वो एक्चुअली कम एनर्जी की वजह से पहले ही भरा जाता है। अच्छा, तो ऐसे में वो D का भी बन जाता है, कई बार F का भी। अब उसको देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन से, तो अपन इसको यूं बोल सकते हैं, अगर कॉन्फ़िगरेशन है N-2F1 to 14 है, N-1 है, D 0 to 1 है, और NS आपका 2 है। तो अपने को दिख रहा है NS में है लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो लेकिन ये कॉन्फ़िगरेशन अगर आता है तो वो हमेशा F ब्लॉक का है। और अपना इसका आंसर हो गया फर्स्ट ही हो गया, फर्स्ट। बिल्कुल, ये 0 कभी नहीं लिखना, इसमें 1 से अपन स्टार्ट करेंगे, F ब्लॉक का तो B माना जाएगा। फिर दूसरी चीज एक और ध्यान दो, वो क्या, इसको यूं याद रख लो, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन NS में जाता है, ठीक है, तो वो F ब्लॉक का तब बनेगा जब D में 0 या 1 इलेक्ट्रॉन हो, N-2F प्रेजेंट हो, N-2F प्रेजेंट हो, और D में 0 से 1 इलेक्ट्रॉन हो। ध्यान से सुनना, मैंने कह दिया अगर N-2F प्रेजेंट है तो ज्यादा सोचना ही नहीं है, बस देखो D में 1 इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। तो N-1 D में 0 या 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो वो हमेशा ही F ब्लॉक होगा। नेक्स्ट अगर मैं ये कहूं N-2F14, ये पूरा भर गया, N-1 D में 2 से 10 होना चाहिए, 2 से 10, क्योंकि अगर 0 से 1 हुआ तो F का बन जाएगा। N-2F प्रेजेंट है, N-1 D में 0 से 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो हमेशा ही F का होगा। लेकिन अगर N-2F पूरा भरा हुआ है और D में 2 से 10 है, 1 से 0 होते तो फिर वही, तो 2 से 10 है तो वो D ब्लॉक हो गया। कहना चाहते हैं सर कि इसमें तो भरा जा चुका है, हाँ, और इसमें रनिंग में है, हाँ, तो ये किसका हो गया, D ब्लॉक का हो गया, क्योंकि 2 से 10 जा चुके हैं। अगर ये एब्सेंट हो गया, N-2F एब्सेंट है, अब चाहे D में आप 1 से 10 कर दो, 1 से 10 कर दो, और S में भी 1 से 2 हो जाएंगे, या फिर कई जगह इसको 0 से 2 भी लिख देता है, क्योंकि एक पैलेडियम में आपका S में 0 भी आता है। मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन जो S में जाए तो जरूरी नहीं वो S ब्लॉक का, हाँ, कहने का मतलब वो F का भी हो सकता है, D का भी हो सकता है। और फिर आगे चले, N-2F भी एब्सेंट हो गया, N-1 D भी एब्सेंट होना जरूरी है, फिर S का होगा, फिर वो S का होगा, फिर कंफर्म है। हाँ, मतलब कि इसके पास आकर के भी ये लास्ट में इसको मिलेगा। जी सर, तो यहाँ पे अपना फर्स्ट आंसर हो गया, फर्स्ट आंसर हो गया। जी। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भी आपको याद हो गया इस बारे। बिल्कुल सर, ये भी काफी अच्छा है। रेडियो एक्टिव, एक देखो एक्टिनोइड में यूरेनियम और यूरेनियम के बाद
92 और 922 के बाद सारे के सारे रेडियो एक्टिव para यूरेनियम। हाँ, तो उनको तो सोचने की जरूरत नहीं है। ट्रांसयूरेनिक जितना भी एलिमेंट है, यूरेनियम एंड ट्रांसयूरेनिक मतलब यूरेनियम से बाद के, वो सारे के सारे रेडियो एक्टिव है। इनसे पहले सिर्फ 2 ही रेडियो एक्टिव है डी ब्लॉक वालों में और एब में। एक तो ऐसे तो रेडियम वो भी अपने आ जाते हैं, लेकिन अपन बात करें किसमें नॉर्मली डी ब्लॉक में और एब ब्लॉक में। तो एब ब्लॉक में तो वो है पीएम प्रोमिथियम। बिल्कुल सर, जो 61 एक 43 पर आता है टीसी टेक्नीशियन। तो मैं सर इसको ऐसे याद रखता हूं कि टीसी जो मिलती है 43 में मिलती है और प्रिंसिपल मास्टर उसको काट करके देता है। तो 61 में बैठते हैं अपने पीएम साहब, जो आपको टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट देंगे कितने में, 43 में। ये हाफ ह्यूमन मेड है, इसको ये भी कहा जाता है। और ये पीएम आपका आ चुका है पहला कंप्लीटली जो ह्यूमन मेड था वो, और रेडियो एक्टिव भी है दो। रेडियो एक्टिव है और मैन मेड एलिमेंट भी। हाँ, मैन मेड रेडियो एक्टिव, बिल्कुल सर। तो दो आप याद रख लेना। तो बिल्कुल सर, यहां अपना आंसर हो गया 60। नेक्स्ट चले। नेक्स्ट Mn+2 Cr+2 चुंबक की आघूर्ण पूछ रहा है। बिल्कुल सर, जब भी आपको मैग्नेटिक मोमेंट पूछता है तो समझ लो पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि डायमैग्नेटिक के लिए कभी भी मैग्नेटिक मोमेंट मेजर नहीं करते, वहां अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो होता है, तो वहां पे जीरो अनपेड इलेक्ट्रॉन देखने पड़ेंगे। हाँ, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है अपना म्यू एन N+2 बोर मैग्नेटॉन में इसको मेजर किया जाता है। अब ये आप मेजर करने की जरूरत नहीं है आपको, आप तो ये याद रखो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो म्यू भी, जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उसके पास म्यू भी ज्यादा है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोलना गलत होता है, रिलेशन आप देख चुके हो। तो यहां से अपन देखें मैग्नीज+2, तो मैग्नीज+2 की अगर मैं बात करूं तो ये आ गया, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन तो रहेगा ही रहेगा, तो 3d5 4s0, तो इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए। फिर मैं बात करता हूं वेनेडियम+2, तो स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, तो इसका भरेंगे तो आर्गन तक तो सेम रहेगा, 3d3 रहेगा और 4s में 0, दोनों निकाल चुका है ये, तो यहां अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे 3। फिर आ गया क्रोमियम+2, तो क्रोमियम+2 का आर्गन तक तो सेम रहेगा, 3d4 4s0 3d4 क्रोमियम+2 में है सर, वो s में एक ही होता है, वो निकल गया, क्रोमियम निकाल तो 5 होगा। हाँ, अगर क्रोमियम प्लस होता तो D5 होता, और अगर सिर्फ क्रोमियम होता तो 5 इसमें 1 इसमें 6 अनपेड होते। क्रोमियम जब न्यूट्रल फेज में होता है तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट रखता है, क्योंकि उसके पास 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। ये बात कर रहा हूँ सिर्फ डी ब्लॉक वाले में, एफ आएंगे तो एफ तो 7 अनपेड रहते हैं। डी में 6 से ज्यादा इसी में होता है। हाँ, तो यहाँ पे देखिए इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए 4, तो ये सीक्वेंस तो गलत हो गया सर। सबसे ज्यादा तो 5 वाला होगा, फिर 4 वाला होगा, फिर 3 वाला होगा, तो अपना थर्ड आंसर। मतलब ये अनपेड इलेक्ट्रॉन का क्वेश्चन है। हाँ, एक तो कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, फिर इलेक्ट्रॉन अनपेड देखना। हाँ, खास तौर से जब भी इलेक्ट्रॉन निकालने की बारी आई ना, तो आप ये मत देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गया था मैं डी से निकालूं, हमेशा इलेक्ट्रॉन आउटर सेल से निकलता है। आउटर वो होती है जिसका n बड़ा होता है। नेक्स्ट काफी अच्छा क्वेश्चन है सर। कौन सा कथन असत्य है? Which of the following statement is incorrect? इनकरेक्ट स्टेटमेंट अपने को यहाँ से आइडेंटिफाई करना है। तो देखो फर्स्ट अपन देखें, the compounds formed by the corresponding 3d transition metals in lower valence state are ionic, but those in higher valence state are covalent। देखो आप इस पे फेजांस लगा दो सीधा सा, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी, पोलराइजेशन पावर बढ़ी, तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। हाँ, तो बिल्कुल डी ब्लॉक में ये याद रखो, जब भी डी ब्लॉक की मेटल्स अपने ऑक्साइड में मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेज में होती है तो वो आयनिक होंगी और बेसिक होंगी। जब वो अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है कोवेलेंट होंगी और एसिडिक होंगी, और अगर इंटरमीडिएट होती है तो वो आपके एम्फोटेरिक होंगे। अब आप कहोगे कि लोअर किसको काउंट करें, हायर किसको और इंटरमीडिएट, तो +1 +2 +3 इसको लोअर मान लो, तो इनमें तो हमेशा बेसिक और आपके आयनिक होंगे। +5 +6 +7 इनके अंदर कोवेलेंट और आयनिक होंगे, और +4 में एम्फोटेरिक होंगे। एक एक्सेप्शन है जो आपको ध्यान में रखना है, वो है क्रोमियम।
Cr2O3 इसमें क्रोमियम +3 में है, फिर भी ये एम्फोटेरिक है, ये एक एक्सेप्शन याद रखना है। इसके अलावा जो वेनेडियम होता है वो +5 के अंदर है, आपका दोनों पॉसिबिलिटी दे सकता है एसिडिक और बेसिक टाइप की। तो खैर अपन एम्फोटेरिक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले तो एसिडिक, हाँ, लोअर वाले लोअर वाले बेसिक, और बीच वाले जो बेसिक है वो आयनिक है और जो एसिडिक है वो कोवेलेंट है। और इसको आप यूं भी याद रख सकते हो, जितने भी एसिड होते हैं प्योर फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में हमेशा कोवेलेंट होते हैं, और जैसे ही वो एक्वस मीडियम में जाते हैं वो आपके आयनिक हो जाते हैं। तो इस तरह से आप याद तो कर सकते हैं। ये पहला दूसरा अपना ट्रू हो गया, अपने को इनकरेक्ट देखना हाँ, है। पहला पहला तो अपना हायर वैलेंस स्टेट आर कोवेलेंट। फिर 4D ये कह रहा है दैट 4D एंड 5D ट्रांजिशन मेटल फॉर्म लेस आयनिक कंपाउंड देन 3D। बिल्कुल 4D और 3D, तो अगर इसमें देखा जाए तो 4D और 3D में से देखें तो 4D से 3D से ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी अपनी किसकी होती है? आगे अपन बात करेंगे 5D की ज्यादा होती है, 5D की ज्यादा होती है। फिर उसके बाद में अपनी होती है 4D, फिर लास्ट में 3D। एक मिनट 3D और लास्ट में अपनी थी 4D, कुछ ऐसी थी, लेकिन ये 4D सब सबसे कम अप्लाई होती नहीं होती। 4D सबसे कम। हाँ, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, आपको पता है आयनिक कंपाउंड बनते हैं लोअर स्टेज में, और लोअर स्टेज में इसका मतलब कि ऑक्सीडेशन स्टेज कम हो, जहां पर मतलब कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर जहां पर होल्डिंग ज्यादा होगी तो वो अपने को मिलेगी मेनली 3D में। तो 3D वाले तो मोस्ट आयनिक बनाते हैं, फिर 4D 5D तक आ जाते हैं, वो आयनिक बनाने की कंपाउंड नेचर कम होती जाती है। तो यहाँ पे देखें लेस आयनिक कंपाउंड, बिल्कुल ये सही बात है सर, सही हो गया। फिर यहाँ कह रहे हैं द कंपाउंड फॉर्म बाय 3D ट्रांजिशन मेटल्स आर लेस, ये सर इससे जस्ट उल्टा बोल रहा है, पहले उल्टा हो गया, ये सेकंड का जस्ट उल्टा बोल रहा है। जैसे अपन ने इसमें कहा Second कि ये ज्यादा आयनिक है 3D और ये कम है, ये बात सही थी, अब यहाँ उल्टा बोल गया तो ये ही अपना इनकरेक्ट हो गया। तो आंसर अपना ये हो जाएगा। फिर भी लास्ट देख लेते हैं अपन है, बिल्कुल सर ये 3D 4D और 5D इसमें कह रहे हैं कि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट और सेकंड, मतलब फर्स्ट और सेकंड में तो कौन आते हैं सर? अपने एल्कलाई और एल्कलाई अर्थ मेटल, तो उनकी लार्ज साइज होती है, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, ट्रांजिशन की ज्यादा होती है, एस ब्लॉक वालों की तो कम होती है। जी सर, ये भी अपना सही हो गया। तो अपना आंसर थर्ड। नेक्स्ट चले सर, Cr+3 Cr+2 दे रखा है, Mn+3 Mn2 दे रखा है, E नोट के मान दे रखे हैं, जी यानी ये आपके पास पोटेंशियल दे रखे हैं। जी सर, तो आप ये देखो ये जो वैल्यू आ रही है ना, जिनका पोटेंशियल अपन कहते हैं नेगेटिव सर। आता है, तो नेगेटिव आता है वो तो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, बिल्कुल सर, और जिनका पॉजिटिव आता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते बिल्कुल हैं। तो इसका मतलब क्रोमियम, अब ये ध्यान रखना कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में वो रिड्यूसिंग होता है बिल्कुल और सर, हायर में वो ऑक्सीडाइजिंग होता है। जी। तो अब इसमें देखो Cr+2 एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, सही बोल रहा है, क्योंकि क्रोमियम दो ऑक्सीडेशन है, लोअर में वो क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। और Mn+3 में देखो 3 और 2 2 है, तो हायर वाला +3 है, तो प्लस वाला क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये फर्स्ट करेक्ट है। बिल्कुल सर। ये इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के पास ले जाकर के भी आप देख सकते हो। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अपन ये बोलते हैं कि जिसकी SRP नेगेटिव होती है उसका रिडक्शन आसानी से होता है, जिसकी SRP नेगेटिव होती है उसका ऑक्सीडेशन आसानी से हो जाता है, और जिसकी SRP पॉजिटिव होती है उसका रिडक्शन आसानी से हो जाता है। तो यहां पर अपन देखें क्रोमियम +2 क्रोमियम +3, अब मैं इसको ऐसे कर लेता हूं, क्रोमियम +2 से ये चला गया क्रोमियम +3 में, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, और ये भी उल्टा हो जाएगा, ये प्लस में आ गई 0.41, तो ये बिल्कुल सही है। यहां पे आप एक चीज सोच करके देखें कि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव में है, मतलब ये स्पॉन्टेनियस है, इसका ऑक्सीडेशन पॉजिटिव में आने का मतलब इसका स्पॉन्टेनियस कैसा है? देखो डेल्टा जी का नेगेटिव होना स्पॉन्टेनियस अलग बात है, लेकिन जब ई की बात की जाती है, ई जिसका पॉजिटिव होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है, ई जिसका नेगेटिव होता है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। ई पॉजिटिव है तो डेल्टा जी नेगेटिव, डेल्टा जी से उल्टा चलता है, स्पॉन्टेनियस हो गया। तो यहाँ पे देखो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, और रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एक ही एलिमेंट के लिए, एक ही आयन के लिए सेम होते हैं, बस साइन का फर्क होता है। तो ये माइनस में था, ये प्लस में हो गया, इसका मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन आसानी से होगा, और जिसका ऑक्सीडेशन आसानी से होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। वैसे दूसरे में यहाँ पे बात करें, मैग्नीज +3 मैग्नीज +2 में जा रहा है, मैग्नीज +2 में जा रहा है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल है, कहने का मतलब तो रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में, इसका मतलब रिडक्शन आसानी से हो रहा है, रिडक्शन आसानी से हो रहा है, तो जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो आप ECS के बेस पे भी इसको कर सकते हो। बाकी जैसे सर ने बताया, आप डीप ब्लॉक के थ्योरी पर भी आप इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेस पे चले जाओ, हाँ, और से आप इस पर चले जाओ। बिल्कुल सर।
तो ये बात हो गई सर इसकी। नेक्स्ट में चले। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। आपको फॉल्स स्टेटमेंट यहाँ पे देखना है। तो एक चीज याद रखो, डी ब्लॉक की जो मेटल्स होती हैं वो मैक्सिमम ऑक्सीडाइज या तो फ्लोरीन से होंगी या फिर ऑक्सीजन से होंगी। ये दोनों ही इनको मैक्सिमम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं अपनी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। अब इनमें से भी कंपैरिजन करने पे आए तो ऑक्सीजन बेटर है, क्योंकि ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, जिस वजह से कम नंबर में रह करके भी ज्यादा ऑक्सीडाइज कर पाएगा। ओवरक्राउडिंग ऑक्सीजन कम करेगा। हाँ, दूसरा इसमें पाई बॉन्ड होने से रेजोनेट आ जाएगा, रेजोनेंस आने से एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल जाती है, पाई से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, एक्स्ट्रा बॉन्ड भी बन जाएगा। हाँ, तो ये रीजन है जिसकी वजह से ऑक्सीजन ज्यादा बेटर माना जाता है। तो अपने एक सिंपल सी चीज देखते हैं, VX3 एग्जिस्ट करता है, लेकिन आपका X यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होना चाहिए। ये काफी बेस्ट चीज है, आप इसको समझ लो यहाँ पे। लेकिन VF3 एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि ये स्मॉल साइज का है फ्लोराइड, और यहाँ पर जो एनर्जी निकलने वाली है, लेटिस एनर्जी बहुत ज्यादा है, वो इसको आगे और ऑक्सीडाइज कर देगी, और ये वेनेडियम चला जाएगा +5 में, उससे जो लेटिस एनर्जी की वजह से। तो वेनेडियम +5 में चला जाएगा, तो ये हमेशा VF5 बना। अब VF5 है ना, ये हाइड्रोलाइसिस नहीं होता, लेकिन VCl5 हो गए, VBr5 हो गए और VI5 ये हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। क्योंकि देखा जाए तो इनकी रीडिंग नेचर भी अच्छी खासी होती है, साइज भी इनकी ज्यादा बल्कि है, साइज, तो बड़े साइज में। हाँ बिल्कुल। तो ये कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा रखेंगे, तो कोवेलेंट जो भी होते हैं उनके लिए अपन हाइड्रोलाइसिस की बात कर सकते हैं। तो जब इसका हाइड्रोलाइसिस होगा तो 2HCl निकल जाएगा और ये बन जाएगा VOCl3, ऐसे ही VOBr3 और VOI3 बन जाएगा। तो इसमें बात करें ना, तो ये इसके पास एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ गई। क्यों? क्लोरीन 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 और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर देगा ये। हालांकि यहाँ पे भी पार्शियल बैक बॉन्डिंग तो होगी क्लोरीन और वेनेडियम के बीच, तो ये एक एक्स्ट्रा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इसको मिलने वाली है। तो हमेशा ध्यान रखना, इनके तो पेंटा हैलाइड स्टेबल नहीं होते, इनका हाइड्रोलाइसिस होकर के ये VOX3 बना लेंगे, जबकि इसके VX3 में ये स्टेबल होते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, लेकिन ये स्टेबल नहीं होता अपनी हाई लेटिस एनर्जी की वजह से। ये V+5 में जाके VF5 बना लेगा, और VF5 वैसे ही हाई लेटिस एनर्जी की वजह से काफी ज्यादा स्टेबल है, तो ये हाइड्रोलाइसिस नहीं करता है। आप VOF3 इसके साथ नहीं बना सकते, क्योंकि फ्लोरीन के पास देखा जाए तो वेकेंट है नहीं, वहां पर आप बैक बॉन्डिंग की कोई ज्यादा एक्सेप्टेशन नहीं कर सकते। और दूसरा हाई लेटिस एनर्जी से आयनिक कैरेक्टर ये ज्यादा रखता है, तो हाइड्रोलाइसिस की बात करना भी यहाँ गलत हो जाता है। अब अपने क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो देखो ये कह रहा है फ्लोरीन के साथ VF5 बना सकता है, बिल्कुल ये बात सर सही है, और अपने को यहाँ पे वो ही फॉल्स स्टेटमेंट है। VL5 बना सकता है लेकिन एग्जिस्ट नहीं करता, ये हाइड्रोलाइसिस होके तुरंत मॉइस्चर है उससे हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, एनवायरनमेंट में मॉइस्चर तो है, तो अपना ये स्टेटमेंट ही फॉल्स हो जाएगा। फिर आगे देखें, वेनेडियम एग्जिबिट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑक्सी हैलाइड। हाँ बिल्कुल सर, अपन ने अभी बात की कि वेनेडियम क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन के साथ तो ऑक्सी फॉर्म के अंदर मैक्सिमम में रहेंगे, जबकि ये अकेला खुद ही अपनी हाई लेटिस एनर्जी की वजह से एग्जिस्ट कर पाता है, तो ये अपना स्टेटमेंट ट्रू है। फिर VI5 बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि ये तुरंत VI3 + I2 में टूट जाएगा, क्योंकि आयोडाइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है और V+5 एक अच्छा खासा ऑक्सीडाइजिंग। इसमें फॉल्स पूछा ना, पहला फॉल्स हो गया। हाँ, तो ये भी सही है, तो अपना ये सेकंड फॉल्स हो गया। VCl5 पहला तो बन ही गया ना VF5, तो अपना सेकंड फॉल्स हो गया, तो आंसर सेकंड आ जाएगा, बाकी सारे ट्रू है। नेक्स्ट चले, देखिए सर, जलीय विलय में कौन सा संक्रमण आता है? युग्म प्रबल ऑक्सीकारक है। बिल्कुल सर, अभी अपन बात करी थी, जैसे Mn+3 है, CO+3 है, ये हायर ऑक्सीडेशन, और इनका जो रिडक्शन पोटेंशियल भी निकालते हैं। बिल्कुल, आप इसको सीधे सीधे यूं भी देख सकते हैं, कोबाल्ट+2 कोबाल्ट+3, और आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और फिर उसके अंदर सिमेट्री अगर लगा करके देखते हैं तो कोबाल्ट+2 आपको ज्यादा स्टेबल मिलेगा। आप यहाँ से स्प्लिटिंग एनर्जी निकाल करके आप देख सकते हैं, एक्वस कंडीशन मानी जाएगी, तो एक्वस कंडीशन के हिसाब से लिगेंड इनको देख करके H2O जो वीक फील्ड लिगेंड होता है उसके अनुसार ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स बनाओ, स्प्लिटिंग एनर्जी निकालो, तो पता चलेगा कि जो कोबाल्ट+2 होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है।
तो ये इधर आने की कोशिश करेगा। इधर आने के लिए इसको खुद का रिडक्शन करवाना पड़ेगा, तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वैसे ही मैग्नीज प्लस 2 में 3d5 होता है, तो T2G में 3 इलेक्ट्रॉन है, Eg में 2 इलेक्ट्रॉन है। कहने का मतलब T2G भी हाफ फिल है, Eg भी हाफ फिल है। और मैग्नीज प्लस 3 का मतलब है 3d4। इसका मतलब T2G तो हाफ फिल है, लेकिन Eg यहाँ पे हाफ फिल नहीं है, तो ऐसे में इसको इनकम्प्लीट हाफ फिल नहीं बोल सकते। या D4 देख लो, आपका हाफ फिल नहीं है, तो ये कम स्टेबल है, तो ये इधर आने की कोशिश करेगा T2G की। हाँ, तो ये इधर जैसे आएगा तो इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ पे एक गेन करना पड़ेगा, तो गेन करेगा तो खुद का रिडक्शन हो जाएगा, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो दोनों ही होंगे जी सर, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में। जी। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ही क्या होता है? आयनिक रेडियस में कमी होना। बिल्कुल। एफ ब्लॉक में क्या होता है कि जो 4f है वो डिफ्यूज्ड है, इस वजह से उसका सेल्डिंग इफेक्ट कम है। लेंथ में अपन हाँ। क्या करते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं, हाँ। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है एफ में, हाँ। और एफ की होती है पूर शिल्डिंग, हाँ, जेड इफेक्टिव जो बिल्कुल बहुत ही सर। कम होता है। क्योंकि सेल्डिंग क्या है, इलेक्ट्रॉनों के बीच का रिपल्सन। एक अंदर वाले इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर कितना रिपल्सन लगाते हैं। अपन जनरली इसको हमेशा यूं देखने लगते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ रिपल्सन लगा रहा है, ये सेल्डिंग है। भाई ये भी रिपल्सन लगा रहा है, सेम सेल वाले भी तो लगाते हैं ना, तो ये भी रिपल्सन लगता है, तो पोर शिल्डिंग और हाँ। जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा। हाँ, तो इसमें क्या होगा सर, जैसे एक तो ये यहाँ पे मान लो 5 इलेक्ट्रॉन हो, एक इतना बड़ा सेल हो उसमें 5 इलेक्ट्रॉन, तो वो 5 दूर रहेंगे, तो उनका आपस में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम होगा। एफ वाले में इलेक्ट्रॉन हाँ। दूर दूर होगा, डिफ्यूज्ड है, तो इलेक्ट्रॉन दूर रहेंगे, सेल्डिंग कम होगा, सेल्डिंग कम होते ही जेड इफेक्ट बढ़ जाता है, जेड इफेक्ट बढ़ते ही साइज को कम कर देता है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, तो ये ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन अंदर खींच लेगा, लेंथ size कम कंट्रैक्शन इसी को बोलते हैं। और ऐसे ही एक्टिनोइड कंट्रैक्शन वहां 5f ज्यादा डिफ्यूज। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि 4f सॉरी लेंथ नोड कंट्रैक्शन और एक्टिनोइड कंट्रैक्शन में ज्यादा इफेक्टिव कौन है, ज्यादा कोई भी इफेक्ट, तो एक्टिनोइड ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। क्यों? 4f की बजाय 5f, नंबर ऑफ सेल बढ़ने का मतलब है साइज तो बढ़ी साइज बढ़ गया, तो 4f से ज्यादा डिफ्यूज 5 है, हाँ, तो उसका और भी ज्यादा कंट्रैक्शन, उसको एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। हाँ, इसलिए वो ज्यादा हेवी होता है। यानी साइज या रेडियस में कमी जो होती है ना, उसी को अपन कॉन्ट्रैक्शन बोलते जी सी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। हैं। थर्ड में इसका थर्ड आंसर कर सकते हैं अपन। नेक्स्ट सर, एम्फोटेरिक जो नहीं है, कितना आसान है सर। हाँ, ये सीधा सा क्यों? अपन ने अभी बता दिया कि क्रोमियम में एक एक्सेप्शन है जो +3 में होकर के भी एम्फोटेरिक है, राइट। तो ये तो हो ही गया। बाकी सबको पता है जिंक और एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक होते हैं, और ये लोअर में है, तो बेसिक है। लोअर में से आप ये याद रखो, जो मेटल एम्फोटेरिक हैं उनके ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं, उनके हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं, उनकी हाइड्रेटेड फॉर्म एम्फोटेरिक होती है, मतलब उनका सब कुछ एम्फोटेरिक होता है। सीधा, मतलब एक कॉन्सेप्ट से सारी बातें हो जाएगी। जी सर। नेक्स्ट ले, नेक्स्ट, सीरियम प्लस ऑक्सीकरण अवस्था में प्रदर्शित कर सकता है, मतलब +4 ऑक्सीकरण प्रदर्शित क्यों करता है? बिल्कुल सर, सीरियम अपना 58 पे आ गया, 58, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4 में जाते ही। पहले तो 4f1 होता है, 5d में इसका 1 होता है, 6s2 होता है। लेकिन जैसे ही अपन बात करें सीरियम +4, तो ये भी गया, ये भी गया और ये भी गया, तो ये वेकेंट हो गया। हमेशा ध्यान रखो वेकेंट का और हाफ फिल का और फुल फिल की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। F7 F14 F0, हाँ, ये 3 स्टेबल होते हैं, तो इसको अटेंड करने के लिए ही ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। F0 बनाना चाहता है। हाँ, और इसी वजह से ये, हालांकि इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन एक्वस कंडीशन में +3 ज्यादा स्टेबल होती है, तो ये इसमें आना चाहता है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम भी करता है। जैसे बड़ा वेल पॉपुलर क्वेश्चन होता है सर, हाँ, एफ ब्लॉक की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? और ऊपर से एक जगह इसका काफी ज्यादा यूज होता है, जिसको अपन कहते हैं ना सनग्लासेस में। ग्लासेस भी यूज, हाँ, अल्ट्रावायलेट रेज से अपने को प्रोटेक्ट करता है। तो जो अच्छी क्वालिटी के जो गॉगल्स आते हैं, सनग्लासेस आते हैं, जिनको अपन मेनली बोलते थे कि रेबन का है, फास्ट ट्रैक का है, तो उनमें गॉगल का है, हाँ, तो उनमें सीरियम ऑक्साइड की क्वांटिटी अच्छी खासी ऐड होती है। तो इसमें आंसर सर और तो नेक्स्ट ले, निकल पीटी की 4 आयनन आपको ऊर्जा दे रखी है, मतलब आयनेशन एनर्जी दे रखी, फर्स्ट और सेकंड, बिल्कुल सर, थर्ड और फोर्थ। ये निकल के लिए I1 और I2 का टोटल है ये, और प्लेटिनम के लिए I1 और I2 का टोटल है ये। तो इन दोनों को देखने से पता चल रहा है यहाँ सिंपल सा कि इनकी टोटल कम है, इनकी टोटल कम है, मतलब ये आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, मतलब ये जल्दी स्टेबिलिटी की ओर जा रहे हैं।
फिर यहाँ पे बात करें ये ज्यादा। +3 +4 का इसका अचानक से बढ़ गया जबकि इसका कम हो गया। इसका मतलब है यहां पर क्या हो रहा है, एक्चुअली इसको स्टेबिलिटी मिलने वाली है, इसलिए इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है, क्योंकि जब भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकलता है आयनाइजेशन एनर्जी अब नॉर्मली बढ़ती है, इसकी बढ़ी है। इसका मतलब स्टेबल से जा रहा है, तीसरा इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है, तो स्टेबल से जा रहा है, इसका मतलब निकल +2 ज्यादा स्टेबल है निकल +4 से। इसी प्रकार इनमें बात करें प्लेटिनम +2 से ज्यादा स्टेबल है प्लेटिनम 4 से। यह आयनाइजेशन एनर्जी के टोटल देख के ही बताया जाता है। और अगर इनकी आपस में कंपैरिजन करें निकल +2 और प्लेटिनम +2, तो इसका टोटल कम है, इसका मतलब निकल +2 ज्यादा स्टेबल है प्लेटिनम +2 से। और अगर इनका कंपैरिजन करें तो इनका कम है, तो प्लेटिनम +4 ज्यादा स्टेबल है प्लेटिनम। याद रखो हाँ, जिसके आयनाइजेशन एनर्जी कम है इसका मतलब वो आसानी से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि उसको स्टेबिलिटी मिलने वाली है आगे, तो वो मोर स्टेबल माना जाएगा। इसी थ्योरम पर अपन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं सर। तो पहले कह निकल +2 कंपाउंड आर थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल प्लेटिनम, बिल्कुल अपन ने अभी कहा कि निकल +2 ज्यादा स्टेबल होते हैं। फिर प्लेटिनम +4 का बिल्कुल ये वही बात हो रही, +4 के अंदर प्लेटिनम ज्यादा स्टेबल है, तो अपने बहुत करेक्ट, दोनों सही, काफी अच्छी चीज है। KMnO4 का आपको पूछा क्वेश्चन, KMnO4 की स्ट्रक्चर है जैसे, बिल्कुल सर, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं ये सब सारी, बिल्कुल ये +7 में आ गए, और +7 में आते तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 गए। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 हो फिर भी आपको कह रहा है कलर्ड है, तो एक यहाँ पर टिका दो उसका चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। तो ये कह रहा है कि इट इज वेरी डार्क, बिल्कुल डार्क पर्पल कलर का होता है। फिर ये कह रहा है हाइपोमॉर्फस, तो बिल्कुल आप देख सकते हो इनकी जब स्ट्रक्चर देखनी हो ना, तो K हटा दो MnO4 माइनस, इसको उठाओ ClO4 माइनस, हाइब्रिडाइजेशन देखो D3S, हाइब्रिडाइजेशन देखें sp3, दोनों टेट्राहेड्रल हाइपोमॉर्फस हो गए। आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे तो आपको ये नहीं कि सॉलिड स्टेट मेरे को चाहिए, इनमें देखना पड़ेगा कि पैकिंग कैसी हो रही है। आप सीधा सा केटाइन एनाइन अलग करो, पॉलीएटॉमिक एनाइन उनके पास होता है, हाइब्रिडाइजेशन देखो, हाइब्रिडाइजेशन अगर उनका सेम है तो स्ट्रक्चर सेम होगी, तो हाइपोमॉर्फस। कई जगह इसमें ये D3S दिया है और कई जगह sp3 भी मिलता सर। हाँ, हालांकि इसमें D इन्वॉल्व होता है इसलिए अपन D3S करते हैं, लेकिन वो जैसे D3S अगर ऑप्शन में नहीं मिले तो भी आप जैसे तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपन स्ट्रक्चर के हिसाब से जाए ना, हाँ, तो आप sp3, हाँ टेट्राहेड्रल को देखते हुए sp3 टेट्राहेड्रल के हिसाब से अपन sp3 मान लें। बाकी आपको अगर ऐसा कोई क्वेश्चन मिला तो वो उसमें D3S का ऑप्शन मिलेगा। तो अपना ये सर ये भी करेक्ट हो गया। फिर अपन ये गलत हो गया सर, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो डी ट्रांजिशन कहां से होगा? बिना अनपेड इलेक्ट्रॉन के बिना लिगेंड के डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। दोनों में से एक चीज हो तो भी नहीं, दोनों चाहिए। अगर लिगेंड है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो ट्रांजिशन किसका होगा? और अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है, लिगेंड है ही नहीं, तो स्प्लिटिंग नहीं हुई तो एनर्जी सेल में गैप नहीं आएगा, गैप नहीं आएगा तो ट्रांजिशन किस में होगा? तो डी ट्रांजिशन के लिए अनपेड इलेक्ट्रॉन भी चाहिए, हाँ, और लिगेंड भी। तो बिल्कुल सर अपने को इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ से आइडेंटिफाई करना था, तो इसमें अपना थर्ड हो जाएगा। और इट इज फेयरली सोल्यूबल इन वाटर, तो बिल्कुल ये आपका वाटर के अंदर है, सोल्यूबल है। अपन लाल दवा के रूप में इसको मिलाते हैं अपन बैक्टीरिया फ्री करने के लिए। बिल्कुल सर। नेक्स्ट अब देखो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा का क्वेश्चन बोल लिया। बिल्कुल सर। कौन सा कलर है ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा? +6 अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, +7 अनपेड इलेक्ट्रॉन 0। यहाँ पे आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो जब आप इसका कॉम्प्लेक्स बनाओगे तो वहां पे देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन जहां पर है तो फिर जगह नहीं है स्प्लिटिंग डी ट्रांजिशन के लिए। तो ये भी जब कलर्ड बनेगा ना, तो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा से ही बनेगा। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है। जी बिल्कुल सर। इसके अंदर जो ये प्लस हो गया, ये -2, ये +1 में होता है, Fe+, तो Fe+1 में होता है, तो इसके पास 3d6 होता है। तो 3d6 होने की वजह से अपन देखा जाए तो NO इसको स्प्लिट करवा देगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो T2G में सारे पेयर्ड हो जाएंगे, क्योंकि जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ जाता है तो कोऑर्डिनेशन में मैंने कहा था कि 7th इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा किसमें? EG में, बाकी सारे T2G में, तो T2G में 3 2 6 सब पेयर्ड हो गए। अब भी इसको कलर है तो वो ट्रांजिशन स्पेक्ट्रा नहीं हो जाएगा, ऑल ऑफ दीस हो गए, सारे ही हो गए। तो चार ट्रांसफर स्पेक्ट्रा से यहाँ सारे कलर्ड। ये अनपेड इलेक्ट्रॉन होकर के भी चार्ज ट्रांसफर, वो अनपेड यहाँ दिख रहा है, लेकिन जब आप इसका कॉम्प्लेक्स बनाओगे
तो वहां अनपेयर्ड जीरो हो जाएगा। और कॉम्प्लेक्स बनाओगे तो ये सारी चीजें अपने कोऑर्डिनेशन में बातें कर चुके हैं आप। सिंपल सी था ना, देखना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आता है तो ये 6 इलेक्ट्रॉन T2G में ही चले जाएंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो हो जाएगा। यहां से मत देख लेना। अगर सारे वीक फील्ड होते तो फ्री मेटल के पास जितना अनपेयर्ड उतना कॉम्प्लेक्स के पास अनपेयर्ड। नेक्स्ट मतलब लिगेंड भी देखना पड़ेगा। लिगेंड देखना। मोर लवण फेरस अमोनियम सल्फेट होता है। बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। ये तो 12th क्लास में इन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किया है, प्रैक्टिकल में इनके होता है। तो फेरस अमोनियम सल्फेट ये होता है FeSO4, ये अमोनियम सल्फेट होता है और इसके साथ 6H2 और ये डबल सॉल्ट का एग्जांपल है। ये आयनिक फॉर्म में जाता है, Fe+2 आयन का टेस्ट भी देगा, SO4-2 का टेस्ट भी देगा और अमोनियम आयन का टेस्ट भी देगा। डबल सॉल्ट के एग्जांपल। जी जी। नेक्स्ट क्षार के माध्यम में कैल्विनोफोर का तुल्यांक की बात। अब ये कैल्विनोफोर इस तरह का रिएजेंट होता है जिसका अलग अलग मीडियम में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है। एसिडिक में जब भी ये होता है ना तो MnO4- जब भी एसिडिक मीडियम दिया जाता है तो ये मैग्नीज +2 में आता है। तो ऐसे में N फैक्टर इसका आ जाता है 5। एसिडिक मीडियम कितनी ऑक्सीडेशन स्टेज में चेंज हुआ, यही इसका M फैक्टर है। तो ये +7 से +2 में गया तो 5 का चेंज हो गया, तो इसका जो इक्विवेलेंट वेट होगा मोलिकुलर वेट अपॉन 5 हो जाएगा। फिर दूसरा अपन बात करें +7 से ये बेसिक, अगर बेसिक मीडियम इसको दे दिया तो ये मैग्नीज +4 में चला जाएगा, MnO2 बनता है। इसको वीक बेसिक मीडियम या कई बार इसको न्यूट्रल भी बोल देता है। वहां पर एक का चेंजेस आ जाता है। तो यहाँ कितने का चेंजेस है इसमें, यहाँ पर 3 का। तो मोलिकुलर वेट अपॉन 3। तो बेसिक मीडियम की बात की थी ये। तो पहला हो गया। फिर कई बार स्ट्रॉन्ग बेसिक की बात ये कर लेता है, तो ऐसे में ये अपना चला जाता है एक का चेंजेस आ जाता है मैग्नीज +6 में, तो यहाँ पर एक का चेंज आ जाता है। ऐसे में वैलेंस वेक्टर 1 होगा तो जो मोलिकुलर वेट होगा वही उसका इक्विवेलेंट वेट बन जाएगा। तो अपना तो आंसर यहाँ पे बेसिक की। ये तीनों रिएक्शन बड़ी वेल पॉपुलर है। हाँ, वैसे बेसिक मीडियम ही लिखता है तो इसका मतलब वीक बेसिक मीडियम की ये बातें कर। नेक्स्ट प्रथम द्वितीय की तुलना में अधिक अम्लीय नहीं है। बिल्कुल सर, ये अपन बात कर चुके हैं। लोअर ये हायर में है तो हायर वाले एसिडिक एसिडिक है, होते हैं, लोअर वाले बेसिक होते हैं, बीच वाले एम्फोटेरिक होते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। एक मिनट, द्वितीय की प्रथम द्वितीय की तुलना में अधिक अम्लीय है। अम्लीय नहीं है, नहीं पूछा तो ये तो है, पहला तो है, तो ये बात सही है, ये बात तो सही है। यहाँ पे देखें +4 मतलब ये बेसिक है। हालांकि +4 वाले एम्फोटेरिक होते हैं लेकिन क्रोमियम में बेसिक होता है और क्रोमियम में ये +6 है। ये एसिडिक हो गया। आपका कैसा हो गया, एसिडिक हो गया। मैं शायद उल्टा बोल गया सर, क्रोमियम +4 वाला ये याद रखना, क्रोमियम +2 ये तो होता है और क्रोमियम +1 भी दे देता है क्योंकि इसके NS में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये तो होते हैं बेसिक। क्रोमियम +3 एम्फोटेरिक, क्रोमियम +4 से नीचे जाते हैं वो एसिडिक हो जाते हैं। बाकी +4 वाले हमेशा एम्फो मिलते हैं इसमें, तो ये एसिडिक है, ये भी एसिडिक है, लेकिन इसकी ज्यादा है तो ये ज्यादा एसिडिक है। तो अपन ने ये कहा कि पहले वाला दूसरे से ज्यादा एसिडिक नहीं है, बिल्कुल यहाँ ज्यादा एसिडिक नहीं है। तो एक तो अपना आंसर होगा ये। फिर इसमें बात करें ये +2 में है, मतलब बेसिक है, बेसिक। और ये एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक भी नहीं बोल सकते इसको, मिक्स्ड ऑक्साइड, ये अपना मिक्स ऑक्साइड है, MnO2 का MnO2, जैसे कि MnO2 बोल चुके थे, एम्फोटेरिक की ओर 2.66 कर दो। हाँ, तो ऐसे में इससे तो ज्यादा ही एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेज मिलेगी, तो ये एसिडिक ज्यादा है। तो पहले वाला दूसरे से ज्यादा एसिडिक नहीं है, तो ऐसे में आंसर आ जाएगा बोथ, सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट है Fe+3 आयन कौन सा देगा? अभी जो कॉम्प्लेक्स में होते हैं वो तो देंगे नहीं, वो तो देंगे नहीं, जैसे ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में। हाँ, इसके पास +3 आयन है लेकिन कॉम्प्लेक्स में आयनाइजेशन हमेशा आयनाइजेशन स्फीयर का ये भी होता है। कॉम्प्लेक्स में। हाँ, और यहाँ से अगर ये इसको दिलाते भी तो ये अपना +4 होता है, लेकिन ये देता भी नहीं है। और इसमें देखो, इसमें एक +3 आ रहा है। हाँ, ये मोर सॉल्ट +2 है, लेकिन +2 का देखा अभी अपन ने बात की थी, 3 पूछा। ये फेरिक सल्फेट, ये नॉर्मल सॉल्ट है और ये आयनों का टेस्ट देगा बिल्कुल सही। और सल्फेट तो ये फोटो बिल्कुल सर आपका। नेक्स्ट ले K2Cr27 का आपको एसिडिक देने का सॉल्यूशन और FeSO4 के साथ मिलाने पर क्या पूछ रहा है?
ये बिल्कुल काफी फेमस क्वेश्चन है। Fe+2 पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट ये दोनों बहुत ही important ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, titration है ये। और जैसे ही रिड्यूसिंग एजेंट के पास आएंगे क्रोमियम तो +3 के ग्रीन में चला जाएगा, Right. और मैग्नीशियम पर्पल से +2 के कलरलेस या आप लाइट पिंक कलर में वो चला जाता तो है। ये अपनी जो टाइटेशन होती है हाँ। पोटेशियम डाइक्रोमेट, केमिनो टाइटेशन, बिल्कुल सर। हाइड्रोमेट्रिक टाइटेशन, उसी का क्वेश्चन ये +6 से ये तो चला जाएगा क्रोमियम +3 3 में। और यहाँ पे करेगा किसका Fe+2 में ये चला जाएगा 3 में चला जाएगा। Fe+3। अगर फेरस सल्फाइड होता तो ये SO3-2 चला जाता है, SO4-2 में दोनों का ऑक्सीडेशन करता, Right. लेकिन यहाँ तो सल्फेट दे रखा है तो इसका तो होगा नहीं, सिर्फ SO4 इसका का होगा नहीं, खाली फेरस का हो। तो अपन आ जाते हैं, तो ये आ गया सर अपना पहला ही। पहला ही आ गया Cr2 ने आयन रिड्यूस होकर के और +3 आयन दे दे। बिल्कुल इलेक्ट्रॉन 3 ले रहा है, रिड्यूस ही हो रहा है। कई जल्दी में क्या कर देते हैं कि हाँ +3 में जाएगा, ऑक्सीडाइज होगा, तो आप ये देखो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, दे रहा है, कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है जल्दी रीड करने के चक्कर में। ये ध्यान रखना। अब अपन कुछ क्वेश्चन है सर एनवायरमेंटल से डिस्कस करने वाले। ओजोन डिप्लेशन में जो स्ट्रेटोस्फेयर होता है उसका कारण क्या है? बिल्कुल, ये आपकी ओजोन डिप्लेशन होगा, स्ट्रेटोस्फेयर पॉल्यूशन भी जिसको कहा जाता है, ये CFCS की वजह से होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड है, जिसको फ्रियोन भी नाम दिया जाता है, जो एयर कंडीशनर या रेफ्रिजरेटर से निकलती है। ये एक्चुअली क्या होता है, जो आपकी जैसे मान लो CF2Cl2 होती है, ठीक है, ये अपनी क्या होती है, डिकम्पोज होकर के क्लोरीन फ्री रेडिकल देती है सनलाइट के प्रेजेंस में, और ये ओजोन के साथ रिएक्शन करके क्या करेगी, O2 और ClO बना लेगी। एक्चुअली ओजोन क्या करती है, O3 और नेसेंट ऑक्सीजन में टूटती रहती है, ये वापस से इसमें आ जाते हैं, लेकिन ये तो कंज्यूम हो चुकी है इसके साथ, और कंज्यूम हो गई तो अब ये वापस से ओजोन नहीं बनेगा। ऐसे धीरे धीरे ओजोन में क्या होता जा रहा है, होल होता जा रहा है। ये ओजोन डिप्लेशन है और उसका कारण CFC है। फिर कई बार पूछ लेता है समर में ज्यादा होगा या विंटर में, तो समर में तो क्या होता है सर, ये नाइट्रेट ये है ना, ये इसके साथ है NO2 क्या करती है, ClO के साथ बाइंडिंग हो जाती है, और इसको क्लोरीन ऑक्सो नाइट्रेट में या क्लोरीन नाइट्रेट के रूप में इससे जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है इसको एज ए सिंक स्टोर कर लेती है। तो ऐसे में ये डिप्लेशन का काम नहीं कर पाती, तो समर में ये आपका ओजोन का डिप्लेशन देखने को नहीं मिलता, लेकिन विंटर जैसे ही आती है वहां पर आपका ऐसा नहीं बन पाता है, इस वजह से टेम्परेचर भी चाहिए ज्यादा। हाँ, तो अब ओजोन जो होते हैं ना, ओजोन का काम क्या होता है, यूवी रे जो आती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। हाँ, तो वो होल बन जाएगा तो यूवी रे डायरेक्ट अर्थ पे आने लग जाएगी। हाँ, तो जनरली सर अपन पता क्या सोचते हैं कि हाँ समर है, गर्मी है, वहां डिप्लेशन ज्यादा हो, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे उल्टा होता है, विंटर के अंदर डिप्लेशन ज्यादा होने वाला है। अब फ्रियोन ये रेफ्रिजरेटर ऐसी अपन गर्मियों में खूब अच्छे खासे काम में ले लिए, अब वो एनवायरमेंट में जा चुकी है क्लोरोफ्लोरो, लेकिन ये नॉन बायोडिग्रेडेबल ये वहां पे स्टोर हो चुकी है क्लोरीन सिंक के तौर पर, तो समर में तो यूज नहीं हुई, लेकिन जैसे विंटर आएगा ना इनके बॉन्ड ब्रेक होंगे और यहाँ से क्लोरीन फ्री रेडिकल बनेगा, और वो अब धीरे धीरे काम डिप्लेशन का शुरू कर देगा, तो ये काम विंटर में ज्यादा होता है। तो ये ओजोन होल जो बन रहा है उसका कारण हाँ ये CFC है, और जो विंटर के अंदर में अब इस समय ये इसी काम में लगी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और आपकी अक्सर लॉकडाउन में काफी फायदा हुई है, वापस ओजोन होल वापस, हाँ, क्योंकि इनको कम यूज किया है पॉल्यूशन वगैरह को, तो इस वजह से पॉल्यूशन कम हो गया, तो ओजोन होल जो है वो वापस भरने लग गए। हाँ, ये भी फायदा ही हुआ। बिल्कुल सर, मैं तो ये कहता हूँ कि साल में एक मंथ हर बार लॉकडाउन कर दे। कौन सा सेकेंडरी पोल्यूटेंट है? देखो पोल्यूटेंट दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राइमरी पोल्यूटेंट, एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट। मतलब जो गैसेज पोल्यूशन का रीजन बनती है डायरेक्ट एनवायरमेंट, जैसे SO2 NO2 ओजोन, ये सीधे एनवायरमेंट में प्रेजेंट है, जैसे हाइड्रोकार्बन, ये प्राइमरी पोल्यूटेंट है, और ये प्राइमरी पोल्यूटेंट आपस में रिएक्टेंट करके जो कंपाउंड बनाती है और वो एज ए पोल्यूटेंट काम में आते हैं, तो वो सेकेंडरी है, जैसे कि PAN, ये डस्ट पार्टिकल्स है, ये तो डायरेक्ट सीधे मिल रहे हैं, ये प्राइमरी पोल्यूटेंट है। जैसे SO2 प्राइमरी पोल्यूटेंट है, NO2 प्राइमरी पोल्यूटेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO2 ये प्राइमरी है, लेकिन जैसे CH4 ये प्राइमरी है, लेकिन CH4 का मान लो कंबसन करवा दिए, फिर कोई कंपाउंड बनता है, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड बना दिया मान लो, तो वो अब क्या बना है, प्राइमरी पोल्यूटेंट के आपस में रिएक्शन से बन रहा है। कहने का मतलब है सर ये बोलना चाहता है कि जैसे जो डायरेक्ट बन रहे हैं, हाँ, वो तो प्राइमरी है, हाँ, और प्राइमरी मिलकर दोबारा के जो बने, और सबसे बड़ी बात क्या है, जो सेकेंडरी है ना ज्यादा हार्मफुल है प्राइमरी से,
तो ये ज्यादा हार्मफुल है। जैसे पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट है ये, हाँ, तो ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर के NO को जुड़ा जाके ये मेनली बनता है फोटोकेमिकल स्मोक में। राइट, फोटोकेमिकल जो स्मोक होता है, नाम से पता चल गया फोटोकेमिकल स्मोक। ये सबसे पहले अपने देखा गया था इसमें लॉस लॉस एंजलिस में। इसको लॉस एंजलिस स्मोक भी कहा जाता है। स्मोक का मतलब होता है स्मोक प्लस फोग, दोनों या फिर स्मोक प्लस वाटर वेपर भी अपन इसको बोल सकते हैं। तो इसमें ये PAN होता है एक तो, और फोटो मतलब टेम्परेचर चाहिए, ड्राई कंडीशन चाहिए, इसलिए दोपहर के टाइम बनता है। एक होता है क्लासिकल स्मोक। क्लासिकल स्मोक के अंदर है मेनली SO2 होती है। फोटोकेमिकल स्मोक में NO2 होता है, ओजोन होती है। तो क्लासिकल में SO2 होती है। कई बार कभी कभी सल्फ्यूरस एसिड भी आ जाता है, इसलिए इसको जो क्लासिकल स्मोक होता है इसको सल्फ्यूरस स्मोक भी अपन बोल देते हैं। तो ये SO2 है, H2O से मिलेगा, H2SO3 बनाएगा। ये कब होगा? जब मॉइस्चर होगी। और मॉइस्चर कब मिलती है? सुबह के टाइम। तो जो क्लासिकल स्मोक होता है वो सुबह के टाइम में बनता है। सबसे पहले बाद में एसिडिक रेन भी होने लग जाता है। हाँ, तो सबसे पहले ये सुबह के टाइम में बनता है। तो कई बार पूछ लेते कि क्लासिकल स्मोक कब बनता है, तो इन मॉर्निंग आवर्स। और अपना फोटोकेमिकल ये कब बनता है? इन नून, दोपहर के आसपास बनेगा। ड्राई कंडीशन चाहिए, और इसको जो क्लासिकल है उसको हमीड कंडीशन चाहिए, इसको ड्राई कंडीशन। हाँ, इसको हमीड क्लाइमेट चाहिए। और दूसरी चीज जो अपना क्लासिकल स्मोक होता है, ये सबसे पहले लंदन में देखा गया था। लंदन, हाँ, तो इसको लंदन स्मोक भी बोलते हैं। जी सर। तो खैर अपने तो बात यहाँ करनी थी, लेकिन काफी बातें अपन ने इनसे डिस्कस की है पॉल्यूशन के बारे में, जहाँ करके नॉर्मली कोई डिस्कस करता नहीं है। बाकी क्वेश्चन यहाँ से अच्छे खासे बनने लगे हैं। वैसे बायो के बच्चे जरूर वो उसका स्मोक का पढ़ते हैं। हाँ, फोटोकेमिकल स्मोक और ये इनके बॉटनी में भी आता है। हाँ, वहाँ ये पढ़ना बिल्कुल सर। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। लैक्सेटिव इफेक्ट पूछ रहा है। लैक्सेटिव इफेक्ट की अगर यहाँ पे बात करें तो ये सल्फेट की वजह से होता है। देखो, ड्रिंकिंग वाटर होता है ना, उसमें पर्टिकुलर एक फिक्स क्वांटिटी होती है। ये मान के चलो किनकी? मिनरल्स की। आप हमेशा एक हिंदी में मैंने मुहावरा पढ़ा है, सबने पढ़े होंगे कि अति सरलता वर्जित है। मतलब कि कोई चीज ठीक है तब तक ठीक है, जितना अपने को चाहिए उस अमाउंट में है तो ठीक है, लेकिन अगर उसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी तो वो अपने यूजफुल होकर के भी अपने ड्रॉबैक बन जाएगी। तो वैसे ही सल्फेट अगर सर 500 ppm तक है, पार्ट्स पर मिलियन तक, तो अपने लिए बहुत यूजफुल है। लेकिन अगर इससे क्वांटिटी ऊपर बढ़ गई तो ऐसे में ये लैक्सेटिव इफेक्ट देता है, जिससे लूज मोशन टाइप के। लैक्सेटिव आपको पता है कि भी किस में देते हैं? कि जैसे जिनको कब्जी वगैरह हो जाती है, हाँ बिल्कुल सर, डॉक्टर लैक्सेटिव लिखते हैं मेडिसिन। हाँ, तो लैक्सेटिव, ये सल्फेट क्या काम करता है? लैक्सेटिव का, हाँ, उसमें सल्फेट की कंसंट्रेशन 500 ppm से ऊपर हाँ, लेकिन पानी में पर्टिकुलर हाँ। कंसंट्रेशन, जैसे अभी सर ने बोला कि ये जो एलिमेंट होते हैं ना, इनकी पर्टिकुलर एक कंसंट्रेशन वाटर में होती है। हाँ, ज्यादा हो तो डिजीज, कम हो हाँ, तो डिजीज। बिल्कुल सर। जैसे फ्लोराइड है, अब फ्लोराइड का देखो दांतों में बहुत इंपॉर्टेंट बिल्कुल सर, आता है इसका। बिल्कुल सर। 1 ppm कंसंट्रेशन। हाइड्रोएपेटाइट, अपने जो दांतों का जो इनेमल होता है बाहर वाला टीथ का, वो हाइड्रोएपेटाइट का बना होता है। तो ये आ गया एपेटाइट की क्रिस्टल होते हैं इसमें। तो इसमें ये हो गया हाइड्रोएपेटाइट, CO4.CaOH2, ये होता है सर हाइड्रोएपेटाइट, हार्ड होता है। लेकिन जैसे इसको फ्लोराइड मिलेगा तो ये बदल जाएगा फ्लोरोएपेटाइट में, और ये हाइड्रोक्सी एपेटाइट से मच हार्डर होता है, ज्यादा हार्ड होता है, दांतों को मजबूती मिलेगी। लेकिन कब तक? जब फ्लोराइड की कंसंट्रेशन 1 ppm है। 1 ppm। अगर सर इससे बढ़ा करके 2 ppm या उससे ज्यादा कर दी तो दांतों पर ब्राउन स्पॉटिंग शुरू हो जाती है। और अगर 10 ppm तक ले गए तो यहाँ तक कि जो बोन्स होते हैं, या दांत होते हैं, इनका कोरेजन शुरू होता है। जैसे कईयों के कुबड़ा वगैरह वो निकल आते हैं, वो सब इसी के देन है। जैसे है ना, फ्लोराइड को हम कहते हैं कि डबल धार की तलवार है। हाँ, डबल धार का मतलब 1 ppm से कम होगा ना तो दांतों में कैविटी बन जाएगी, डेंटल कैरीज बोलते हैं इसको। 1 ppm रहेगा, दांतों को मजबूती दे देगा। 2 आते ही ब्राउन स्पॉट शुरू, 3 आते 10 आते तो ये इतना पहले पीले होने चालू हो जाएंगे। हाँ, और फिर धीरे धीरे ब्लड में और ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ेगी। हाँ, तो ब्लड वेसल पे जाके डिपॉजिट होना चल जाएगा। हाँ, आर्थराइटिस वगैरह, जो आर्टरी स्क्लेरोसिस जो है डिजीज वगैरह होने चालू हो जाएगा। तो ये मेनली जो बीपी बढ़ने लग जाता है। बिल्कुल, जो पहाड़ी इलाका होता है उसमें ज्यादा देखने को मिलता है ये। तो कहने का मतलब सब बोल रहे हैं कि आयनों का जो एक कंसंट्रेशन ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल सर, ये जैसे एनसीईआरटी में डेटा भी दे रखे हैं। हाँ, जैसे नाइट्रेट है, तो नाइट्रेट की 50 ppm तक तो ठीक है, ये तो चाहिए अपने को 50 ppm पार्ट्स पर मिलियन। लेकिन अगर इससे ज्यादा हो गए फिर ही साइड इफेक्ट आएंगे इसके। तो जो होता है ना अपना ब्लू बेबी सिंड्रोम, वो हो जाती है, जिसको मिथेनोग्लोबिनिया हो जाता है, वो हो जाता है। लेड की ऐसे ही, लेड की भी 50 होती है, लेकिन वो ppm 40 होती है, ppm न होकर वो ppb होती है, पार्ट्स पर बिलियन में होती है, लेड पॉइजनिंग। हाँ, ppb।
तो ये इतने ppb तक ठीक है। जैसे कॉपर की बात करें 3 ppm तक ठीक है। ऐसे हर की है, आप एक टेबल बना रखी है एनसीईआरटी में, आप देखो उससे ज्यादा अगर वो होता है उतना तो चाहिए। स्टैंडर्ड ड्रिंकिंग वाटर की पहले जैसे सर पानी में फ्लोराइड नहीं होता था तो अपने शरीर में फ्लोराइड की कमी होती थी, तो शुरू में टूथपेस्ट आते थे कि फ्लोराइड युक्त वाला करो ताकि, और अब पानी में इतना फ्लोराइड आ गया, अब ये कह रहे हैं कि टूथपेस्ट में फ्लोराइड नहीं होना चाहिए, नहीं तो पता चला कि मजबूती दे रहे हैं कि कमजोरी। सही। ये तो क्या जैसे हर एक पर्सन टू पर्सन वेरी करता है जी सर। किसी में कमी है तो डॉक्टर कहते हैं फ्लोराइड वाला पेस्ट करो, हाँ जिसमें दांतों में कीड़े लग रहे हैं, कैरीज हो रही है, डेंटल कैरीज हो रही है, बिल्कुल और किसी के दांत पीले पड़ रहे हैं तो उसमें फिर डीफ्लोरेटिंग एजेंट दे देते हैं। बिल्कुल सर। तो ये सब अपने तो को अपना इसमें सर तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चले सर। नेक्स्ट, हरित गृह गैस नहीं है, ग्रीन हाउस गैस। बिल्कुल, देखो क्या होती है, कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो देखो सन से लाइट आई लेकिन 25% ही ऑब्जर्व होती है, 75 तो चली गई, अगर पूरी ऑब्जर्व कर ली तो सब कुछ जल जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। तो कुछ गैसें होती हैं जो इस लाइट को ऑब्जर्व करती हैं और टेम्परेचर बढ़ाती हैं, ठीक है। तो वो कौन सी है, जैसे CO2 हो गई, CH4 हो गई, या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गई, ओजोन हो गई, NO2 हो गई, वाटर वेपर हो गया, ये अपने क्या है ग्रीन हाउस गैसेज है, इनकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता है। लेकिन जैसे पॉल्यूशन हो गया और इन गैसेस की क्वांटिटी बढ़ गई तो ये हीट ऑब्जॉर्व करती है, ज्यादा हीट ऑब्जॉर्व करना शुरू हो जाएगी, ऐसे में ग्लोबल वार्मिंग शुरू हो जाएगी। तो जो ग्रीन हाउस, देखो ग्रीन हाउस अपने लिए जरूरी है, प्लांटेशन बिना ग्रीन हाउस के पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर वही चीज मैंने पहले कहा क्वांटिटी से ज्यादा हो गई तो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन गई। लेकिन मैंने जितने भी लिए उनमें से ऑक्सीजन का नाम नहीं लिया, कोई हीट को ही ऑब्जॉर्व नहीं करता है। तो अपना नेक्स्ट सर, ये सर अपन बात कर चुके हैं। क्लासिकल स्मोक में SO2 होता है, फोटोकेमिकल स्मोक में NO2 और ओजोन होती है, फिर बनता PAN है, एक्रिलोनाइट्राइल, इसमें पेरोक्सी एसिटिल नाइट्राइड या एक्रोलीन भी इसमें बनता है, फॉर्मेल्डिहाइड भी इसमें बनता है। ग्रीन हाउस गैस बिल्कुल मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, और ओजोन आपका O2 नहीं O3 होता है। तो अपना थर्ड आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस। यहाँ मिलान सही है, हाँ करेक्ट मैच, मिलान पूछा सही, बिल्कुल ठीक है। तो ये देखिए हमारे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को भी हमने कवर किया और बाकी बहुत सारी चीजें इसमें याद करने वाली है। एनवायरमेंटल में जहां से क्वेश्चन पूछते हैं ना वो सारी चीज अपन ने ले ली, और इसके इर्द गिर्द ही आपको पढ़ना है। सिर्फ एक चीज है जो कवर नहीं कर पाया मैं, ध्यान में नहीं रहा, उसमें निकल गया एसिड रेन से। तो एक्चुअली देखो एनवायरमेंट में थोड़ा कर ही लेते हैं डिस्कशन। एनवायरमेंट में CO2 है, वेपर भी है, तो ये आपस में रिएक्शन करे H2CO3 बना लेंगे, लेकिन ये वीक एसिड है तो pH पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये नॉर्मल रेन होती रहेगी। लेकिन अगर मान लो पोल्यूशन बढ़ गया, NO2 बढ़ गई, SO2 बढ़ गई, तो NO2 तो HNO3 बना लेगा, SO2 H2SO4 बना लेगा, और दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है। इससे जो रेन वाटर उसकी pH 5.5 से कम हो जाती है, दैट इज एसिड रेन। यही आपकी एसिड रेन है, मतलब 5.5 से कम रहती है, 5.5 से कम होती है, जिससे क्या होगा कोरेजन शुरू हो जाएगा। जैसे ताजमहल है, इसकी SO2 की वजह से उसकी रस्टिंग हो चुकी है, धीरे धीरे वो कलर वगैरह येलोविश हो रहा है, येलो कलर का हो रहा है। खैर ये एसिड रेन जो है वैसे तो आप पढ़ते भी और अब बात भी कर ली अपन ने जी, और आप एक बार एनसीईआरटी में एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और अच्छे से पढ़े। वैसे मैं आपको बताऊं ब्लॉक केमिस्ट्री जितनी भी है, जैसे डी ब्लॉक है, ब्लॉक बिल्कुल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उसको आप एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन पढ़े, और क्वेश्चन काफी अच्छे अच्छे एनसीईआरटी से आ रहे हैं। और बाकी आपको टाइम होता है आप एक्स्ट्रा भी पढ़ो, कोई मना नहीं है, बिल्कुल। हमने देखो 30 क्वेश्चन जैसे लिए हैं, तो उसमें क्या आपकी इनऑर्गेनिक पूरी रिवाइज हो जाती है, बिल्कुल। और ये क्वेश्चन हमने प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहे हो तो आपको बहुत फायदा इस चीज का हुआ है, और आप इसको देखते रहिए और आप फायदा उठाते रहिए। प्रॉपर हमने जितने भी आप देखना जो भी कंसेप्टिव मैटर हमने लिया है वो सारा का सारा एनसीईआरटी से लिया है, कोई अलग से क्वेश्चन फ्रेमिंग नहीं किया, एनसीईआरटी लेके अभी अपन ने कोशिश ये हमने की 99% हम एनसीईआरटी को कवर करें, और कुछ कोई एक्स्ट्रा पॉइंट हमारे को कांसेप्ट बेस्ट बढ़िया मिले, बिल्कुल सर, तो वही बताए हैं। सबसे बेस्ट चीज है जैसे बायो हो गया या फिर अपने इनऑर्गेनिक होगी, ऑर्गेनिक होगी, ये चीजें तो ऐसी हैं कि आप एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन हो जाओ। जैसे छोटे क्लासों में पढ़ते थे कि कहते थे कि बेटा लाइन टू लाइन रट ले, वो काम है भाई, लाइन टू लाइन हो जा। बस ये आपको तो इनऑर्गेनिक में ये ध्यान रखना है, गुरु मंत्र और गुरु नीति यही हमारी लास्ट जी। आप एनसीईआरटी को प्रॉपर लाइन टू लाइन पढ़े। आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका क्वेश्चन गलत नहीं, आप 10 साल के पुराने पेपर उठा के देखो तो आपको इनऑर्गेनिक में लाइन टू लाइन मिल जाएगा, एनसीईआरटी से आएगी। ओके स्टूडेंट, तो बिल्कुल सर आज अपना काम बहुत अच्छा रहा लास्ट। अब मिलते हैं फिर नई कोई चीज लेके आएंगे एक दिन।
कोई नए Okay. नए कोच के साथ। ओके स्टूडेंट, Thank थैंक you. यू।